सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आसमान से तारे तोड़कर लाने की चाह, जमीन पर कुछ नया करने की चाहत इंसान को बदलाव की तरफ ले जाती है, कुछ नया करने की हिम्मत देती है। और कुछ ऐसी ही शख्सियत की खास कहानियों के साथ हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। आसमान की बुलंदियों तक भला कौन नहीं पहुंचना चाहता, जिंदगी में कुछ नया और बेहतर कौन नहीं करना चाहता, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें खाना भी मैसर नहीं हो पाता। तो फिर 2 वक्त की रोटी फिर कहां से मिलेगी? एक ऐसी ही खूबसूरत पहल की है फूड बैंक ने। ये फूड बैंक गरीबों को, लाचारों को और ऐसे न जाने कितने लोगों को रोजाना खाना मुहैया कराता है जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं। अब आप सोचिए कि जो इंसान भूखा रह रहा है, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसकी मदद कर रहा है फूड बैंक। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब हमारा पेट भरा होता है तभी हम जिंदगी में कुछ बेहतर और अच्छा कर पाते हैं, और इसका सेहरा बनता है फूड बैंक के सर। अब फूड बैंक कैसे करता है काम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुर्बत, भूख और लाचारी वो अल्फाज हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा ऐसे हालात से नबरदाज़ होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुआशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, और जब वो मजबूरी से लड़ने के बाद मजबूत हो जाते हैं तो दूसरों को इन हालात से बचाने के लिए पुरअज़्म बन जाते हैं। और ये फूड बैंक एक ऐसी ही शुरुआत है। जरूरतमंदों की मदद के ख्याल ने फूड बैंक की शक्ल इख्तियार कर ली। तेलंगाना के निर्मल शहर में 8 जनवरी 2016 को शुरू होने वाला ये फूड बैंक रोजाना सैकड़ों लोगों की भूख मिटाता है। मैं निर्मल में बैंक में काम करता है। मेरा क्या है, मैं 7 साल से खाना डाल रहा हूँ गरीब को। तो क्या है, मैं हर हफ्ता संडे खाना डालते थे। जो क्या है, अभी वो संडे खाना डालते तो गरीब को एक्चुअली डेली हर दिन खाना पूछ रहा है गरीब लोगों को। तो उस दिन क्या है, मैं सोचा था गरीब को डेली खाना डालने का सोचा था हर। तो अभी 1 साल से मैं खाना डाल रहे हैं। बहुत मुश्किल से खाना डाल रहे हैं। क्या क्यों बोलो तो अभी मेरा छोटा नौकरी है, छोटा परिवार है। तो उसको क्या है, अभी घर को संभालना पड़ता है, खाना भी गरीब को संभालना पड़ता। तो क्या है, तो मेरा सैलरी में कितना आ रहा है को 50% मैं गरीब को खाना डालने को ये डाल रहा है। तो क्या है, मेरे घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है मेरे को। एवरी वीक संडे हम लोग इसी तरह काम करते थे। सब लोग जो खाना नहीं मिले सो पर्सन पेट भर खा के खुशी रहता था, हमारे को अच्छा आशीर्वाद देते थे। हमारे को वो संकल्प बहुत अच्छा लगा। ये एवरीडे करेंगे बोल के सब हमारा दोस्त बैठ के बात करके सीधा रातोड़ का प्लान से हम लोग 365 डेज, 1 साल में 365 डेज ये खाना बांटने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करके एक शेड लिए, एक खाना पकाने वाले को रख लिए, सब सामान खरीद के पर डे हम लोग कुकिंग करके जो ऑफिस जो काम को जाने के टाइम पे किधर किधर खाना नहीं मिलता, जिधर जिधर नीडी पीपल रहता उसको खाना देने में हम लोग एवरीडे काम करते हैं। ये फूड बैंक सिर्फ 5 किलो चावल से शुरू किया गया था, जिसकी मकदार दिन ब दिन बढ़ती गई। एक खानदान की पहल अब कई खानदानों की टीम में तब्दील हो चुकी है। टीम के अरकान की मदद से साफ और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तैयार किया जाता है और फिर जरूरतमंदों, यतीमों और मजदूरों में तकसीम किया जाता है। फूड बैंक का जो भी है प्लान पूरा हमारा दोस्त का है। वो दोस्त श्रीधर राठौड़ है। मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि इन्हें जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, जो पैसे दिए तो उन्हें क्या करना है उसको समझ में नहीं आएगा, मगर जो जिसको भी खाना खिलाए तो पेट भर खाना खिलाए तो उन्हें जिंदगी भर याद रख लेता है। ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है मेरा दोस्त। कोविड वबा के दौरान जब लॉकडाउन चला, उस वक्त भी इस फूड बैंक ने बहुत सी जिंदगियों को बचाया और उन्हें खाने की मदद दी। आज बहुत से लोगों ने अपनी मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचने की रसद की देखभाल कर रहे हैं।
माली इमदाद से लेकर खाना भी तकसीम किया जाता है। ये फूड बैंक रोजाना तकरीबन 250 जरूरतमंदों को खाना फराहम कर रहा है। ये दरअसल एक बैंक बन गया है जिसमें गरीब भी पैसा लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, जमीन पर तो हर एक इंसान अपना घर बनाता ही है और ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार भी आजकल कोशिश यही कर रही है कि हर इंसान को घर मिल जाए और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी पर आपका घर हो तो कैसा हो, और वो भी कुदरती चीज़ें उसमें शामिल हो? कैसे बनाया जाएगा पानी पर घर? इसके लिए एक खास मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोग आगे आए हैं जिन्होंने अपने घर को एक बोट की शक्ल दे दी है। किस तरह से बनाया गया ये हाउस बोट और इसमें किस तरह से कुदरती चीजों का इस्तेमाल किया गया, आइए देखते हैं। बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने का तस्वुर सच साबित हो गया है। कुदरती तरीकों से बनाया गया ये घर माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर सस्ती ईंटों से बनाया गया है। मिट्टी के प्लास्टर का एक फॉर्मूला भी मिला है जो पानी से मुतासिर नहीं होता है। अपने कदीम तर्ज तामीर की वजह से कमरे सर्दियों में निस्बतन गर्म होते हैं और गर्मियों में बाहर के निस्बत ठंडा माहौल होता है। इस घर को पानी पर कश्ती के जरिए घसीट कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका तजुर्बा किया गया है। ऐसी सूरत हाल में चलती फिरती हाउस बोट की तरह ये सैलाबी इमरजेंसी की सूरत में मोबाइल अस्पताल भी बन सकता है। मुस्बत पहलू ये है कि टॉयलेट खुश्क तरीके से तामीर किया गया है, जिसका फुजला इस घर के अहाते में उगने वाले दरख्तों, पौधों और सब्जियों की फसलों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे घर से कार्बन के अखराज को 0 तक कम करने की कोशिश की जा रही है। ये घर खुद को शमसी तवानाई, खुराक और साफ पानी मुहैया कर सकता है। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पे हैं, पहले पायदान पे हैं। घर बन के तैयार है। अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रखते हैं। तैरते घर को किरतपुरा की लादूपुर घाट से कम्हेड़ा ले जाया गया। वहां से इसे कश्ती के जरिए खींचकर शहर के नाथ बाबा गंगा घाट लाया गया, जहां जिला इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि बक्सर जिले से इस तरह का एक अनूठा और नवाचार प्रयोग इन्होंने शुरुआत करी, उसके लिए बक्सर जिले को चुना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो तैरता हुआ मकान, जैसा आपने भी बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस, अंग्रेजी अनुवाद में इसको बोलेंगे, ये मतलब जो परिकल्पना की है, जिस सोच के साथ इसका निर्माण एक हाउस का किया गया है, वैसे कई हाउस बने, लोगों के लिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी उपयोग के दृष्टिकोण से जन उपयोगी साबित हों और इसकी डिमांड बढ़े, लोगों में चर्चा का विषय बने। बिहार के लोक अकीदे के अजीम त्यौहार छठ के मौके पर इफ्तिताह के बाद आम लोगों के दरमियान नुमाइश के लिए छठ घाट पर ही एक तैरता हुआ घर रखा गया है। ये तैरता हुआ घर बक्सर में कुछ दिन रहने के बाद इसे भोजपुर और फिर पटना ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिंदगी में कुछ नया करने की चाहत की जो कहानियां हैं, आपके साथ ऐसे ही हम शेयर करते रहेंगे, आपके साथ हम ऐसे ही बांटते रहेंगे। आप बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार।
मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं पौध पाठशाला की। पौध पाठशाला से हमारा मतलब ये है, हमारी मुराद ये है कि एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसी नर्सरी जहां पौधों के बारे में लोगों को बताया जाए। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी होगी, हम थोड़े से भी बेदार होंगे पौधों के बारे में, हरियाली के बारे में, तो हम अपने आसपास का माहौल कितना खूबसूरत बना सकते हैं। अपने घर में वो पौधे लगा सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतर साबित हों। हम वो पौधे लगा सकते हैं जो मौसम के हिसाब से हों और बेहद खूबसूरत भी हों। ये काम किया है पौध पाठशाला में, जहां बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि पौध पाठशाला किस तरह से काम कर रही है। A फॉर एवाकोडा, B फॉर बॉटल पाम, C फॉर चेरी का सबक इन तलबा को पढ़ते हुए देखकर हैरान आप जरूर होंगे। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के गारियाबंद में वाक़ई एक अनोखी नर्सरी का मंजर है, जहां बच्चों को नायाब और खुसूसियात के हामिल पौधों के बारे में मालूमात दी जाती है। पौध पाठशाला बन रहा है, यहाँ पर बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे, इसलिए 200 प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं और ये एक प्रदर्शनी के रूप में विकसित होगा। ये हमारे दायित्व है कि हम ग्रामवासियों और पंचायत की तरफ से पूरे ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे। यहाँ 5 एकड़ के रकबे में 212 अक़साम के तकरीबन 2600 पौधे लगाए गए हैं। नर्सरी में आराइशी, लकड़ी, फल, हर्बल, मसाले और बेलों के नायाब और खास और खुसूसियत वाले पौधे जैसे एवाकोडा, बॉटल पाम, चेरी, लीची, चाय, कॉफी, शहतूत, रबर, काजू, मेहंदी, नाग चंपा, सुनहरी सनोबर, लौंग, नाशपाती, बादाम, इंजीर, नीम, जाफरान, अशोक, अर्जुन, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट और हैबस्कस, जायफल, सर्पगंधा, एलोवेरा या फिर अश्वगंधा, काली मूसली वगैरह जैसे पौधे लगाए गए हैं। इस नर्सरी के जरिए स्कूल के बच्चों को पौधों से रोशनास कराया जाता है, जो उन्होंने सिर्फ किताबों और टेलीविजन के जरिए ही देखा था। अब ज़ाती तौर पर इन्हें यहाँ देखा जा सकता है। आप इनके साइंसी नाम और असल के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत सारे पौधे देखे हैं, अन्य प्रकार के 200 प्रकार के हैं। यहाँ कलेक्टर साहब भी आए थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सारे पौधे मैं कहीं नहीं देखी थी, लेकिन आज मैं देखी कि यहाँ इतनी सारी पौधे हैं। मैं हर महीने देखने आऊँगी कि जब ये बड़े बढ़ेंगे तब तक मैं भी बढ़ूँगी। और यहाँ जो पानी नहीं मिल रहा उसे पानी भी दूँगी और जो मरने लगे उसे जियाऊँगी भी। इस नर्सरी को स्कूल के बच्चों को माहौलियात और पौधों के बारे में आगाह करने और इस मौजू में उनके इल्म में इजाफा करने के मकसद से तैयार किया गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे लेबोरेटरी में किसी को मुख्तलिफ कीमियाई अनासिर को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, इसी तरह इस प्लांट स्कूल में आपको खुसूसियात से भरपूर पौधों को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब बात करते हैं गार्बेज टू गोल्ड की। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कूड़े कचरे से या बेकार पड़ी चीज़ों से कुछ अच्छा और बेहतर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। किस तरह से गार्बेज को गोल्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ ये बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि हम सोने की बात कर रहे हैं, सोने मेटल की बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं। किस तरह से गार्बेज से ही अपने आसपास के माहौल को, अपने घर के आसपास या फिर अपने इलाके को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी के लिए ये मुहिम चल रही है गार्बेज टू गोल्ड। तो किस तरह से इस मुहिम पर काम किया जा रहा है, आइए देखते हैं। बरेली छावनी परिषद में ये है कबाड़ से जुगाड़ का खूबसूरत नजारा, जहां महकमा सेहत की टीम घर घर कूड़ा उठाने, गीले और खुश्क कूड़े को अलग करने और खुश्क कूड़े को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। इसे गार्बेज टू गोल्ड का नाम दिया गया है। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और इस खाद को बेचकर हासिल होने वाली आमदनी इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मुहिम शुरू की गई थी, जिसके अब फल भी मिल रहे हैं। देखें 6 माह में 70,000 मीट्रिक टन कचरा कैसे खत्म किया गया। इसमें जहां कैंट बोर्ड का खुसूसी ताउन था, वहीं अवामी शिरकत की एक मिसाल भी देखने को मिली। यही नहीं, कचरे में पाए जाने वाले कबाड़ से एक पार्क को भी तैयार किया गया है, जिसमें टायरों और बेकार सामान से कुर्सियां और मेजें बनाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शमसी तवानाई की पैदावार के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि सोलर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है और ये सोलर प्लांट हमारी ही छतों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह से शमसी तवानाई की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जा सके। लेकिन एक ख़ास बात ये निकल कर आती है या फिर कई बार ये सवाल उठता है कि सोलर प्लांट की वजह से बहुत सारी ज़मीन को घेरा जाने लगा है और ज़मीन की बचत नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कुछ लोगों ने ये काम किया है कि सोलर प्लांट को पानी पर किस तरह से लगाया जा सकता है, यानी अगर कहीं डैम है या फिर कोई आबी ज़खायर है तो वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जा सकते हैं और सोलर प्लांट से उसी तरह से शमसी तवानाई हासिल की जा सकती है। तो किस तरह से पानी पर तैरते ये सोलर प्लांट काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। शमसी तवानाई पैदा करने के लिए सोलर पैनल उमूमन जमीन या फिर इमारतों की छत पर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी में कायम एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट लगाने की महारत को हासिल कर लिया है। क्वांट सोलर नामी स्टार्टअप ने तैरते सोलर प्लांट्स यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट्स लगाने की टेक्नोलॉजी को तैयार किया है।
साफ तवानाई की पैदावार के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इससे जमीन की बचत होती है, जिसे दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Floating solar projects are fast emerging as third pillar of solar installation across the globe after ground-mounted and rooftop. And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को डैमों और आबी जखायर पर लगाया जा सकता है। पानी के ठंडक की असर की वजह से बेहतर कारकर्दगी के साथ तवानाई पैदा की जा सकती है। इसके अलावा ये पौधे बुखारात को 70% तक कम करते हैं, जिससे पानी की बचत में भी मदद मिलती है। ज़्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हज़ारों हजार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। मुल्क में मौजूद बड़ी तादाद में आबी जखायर, डैमों, झीलों और तालाबों पर सोलर प्लांट्स लगाने से न सिर्फ तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तवानाई के अहदाफ को हुसूल में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, कई बार यूँ भी होता है कि इंसान के अंदर कुछ इस तरह की कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं कि उन्हें हम दिव्यांग नाम दे देते हैं। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कई बार कुदरती तौर पर भी ऐसा होता है और कई बार हादसे का भी कोई शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर पर बहुत सारी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं और उसमें कई बार हमारी आँख की रोशनी चली जाती है या फिर हाथ पैरों से हम माजूर हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उनके लिए कुछ नया करने की चाहत हो किसी के अंदर, तो फिर वो इंसान पीछे नहीं रह सकते किसी से भी। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हमेशा से मरकजी सरकार की कोशिश यही रही है कि दिव्यांगजनों को किसी भी तौर पर आगे लाया जा सके। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास तौर पर फैशन शो का इनेकाद किया गया और इस फैशन शो में रैंप पर जितने भी लोग नजर आए वो सभी दिव्यांग थे, लेकिन उनके अंदर गजब का हौसला था। जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा साफ तौर पर देखा जा सकता था। किस तरह से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, किस तरह से इस शो में लोग शामिल हुए, आइए देखते हैं। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। बेशक जिंदगी में आगे बढ़ने का अगर जज्बा है, लगन है, जुस्तजू है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा हरगिज नहीं है कि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो। कई बार इस तरह की परेशानियां हमारे सामने होती हैं कि जिनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि अब आगे क्या। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती ही चली जाती है। और इसी बात के लिए हम हमेशा यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की कहानियाँ आप ज़रूर देखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया,
आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। कहानी है ये दो युक्तिपूर्ण योजनाकर्ताओं की जिन्होंने आसाम में आजादी की डोर संभाली। थी उनकी अनोखी जोड़ी, नाम था मनीराम पियाली। शुरुआत की मनीराम दीवान ने कलकत्ता से बजा दिया विद्रोह का बिगुल, गूंज जिसकी पहुंची आसाम तक और ब्रिटिश राज के होश हो गए गुल। पियाली बरुआ ने बढ़ाया कदम और किया सहयुवकों को प्रेरित। स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी योजना देख अंग्रेजी अफसर रह गए चकित। मकसद था एक, अंग्रेजों के चंगुल से बचाना है असम का सिंहासन। थे राजकुमार कंदर पेशवर योग्य, भरपूर था जिनमें नेतृत्व और अनुशासन। चारों ओर फैल गई क्रांति की ज्वाला, पराधीन कर अंग्रेजों को लाना था एक नया उजाला। धावा बोल दिया सेनानियों ने, कोलाघाट से नगोरा और जोरहाट से नागांव। जुनून भरा था मन में कि अंग्रेजों को है भगाना उल्टे पांव। समय बीता और फिर नियति ने चली एक ऐसी चाल, मनीराम के खुफिया संदेश पड़ गए गलत हाथों में और कमजोर पड़ गई ये ढाल। लगा दिया राजद्रोह का आरोप, किया मनीराम पियाली को गिरफ्तार, लेकिन बुझा न सके आजादी की आग को, हार कर भी नहीं हुई थी हार। मनीराम पियाली को अंग्रेजों ने चढ़ा दिया सूली पर। अपनी देशभक्ति के लिए आज और सदा के लिए वो रहेंगे अमर। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसी ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के।